हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज हम शुरू करेंगे। लास्ट हमने टॉपिक में सीखा था हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम शुरू करेंगे हमारा न्यूमेरिकल्स नंबर 1.8 एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल दिया गया हुआ है वो हम शुरू कर रहे हैं। रेडी? तो अच्छी तरीके से ध्यान देना। रेडी? चलो पहले क्वेश्चन लर्न करते हैं, वो अच्छी तरीके से लर्न करना ज़रूरी है। An electron falls through the distance of 1.5 meter in a uniform electric field। एक इलेक्ट्रॉन दिया गया हुआ है, वो रखा हुआ है किस डिस्टेंस पर? 1.5 मीटर डिस्टेंस पर। यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 2.0 10⁴ न्यूटन इंटू कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम इनवर्स। रेडी? तो यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E = 2 × 10⁴। रेडी? आप फिगर में देख सकते हो, कि इलेक्ट्रॉन है वो रखा हुआ है कहाँ पर? इलेक्ट्रिक चार्ज पर। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर रखा हुआ है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा हुआ है। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ना। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्शन में होगा? पॉजिटिव, यानी कि इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। आई बात समझ में? अब सेकेंड, अब ऑन फिगर ए यानी ये फिगर पर सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इन द मैग्नीट्यूड अनचेंज। मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना अभी एक और प्रोटॉन वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी यहाँ पर देखो फिगर बी में यहाँ पर प्रोटॉन रखा है। प्रोटॉन का कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव अपर साइड है और नेगेटिव डाउन साइड है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नीचे की साइड होगी ना। आई बात समझ में? नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि प्रोटॉन पास होता है वो किसके तरफ अट्रैक्शन में होगा? नेगेटिव की टूवर्ड्स, यानी कि नेगेटिव पर वो अट्रैक्शन करेगा। आई बात समझ में? एंड द प्रोटॉन फॉल टू द सेम डिस्टेंस, वो भी 1.5 यहाँ से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर ही पड़ा हुआ है, यानी कि सेम डिस्टेंस, यहाँ से 1.5 डिस्टेंस, यहाँ से भी 1.5 डिस्टेंस। रेडी? द टाइम, कंप्यूट द टाइम इन ईच केस कॉन्स्ट्रक्ट, यानी इसका मीनिंग क्या रहता है? डिफरेंट, यानी कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या रहता है? यानी कि डिफरेंट टाइम लगेगा, दोनों में सेम टाइम लगेगा या डिफरेंट, वो ढूंढना है। द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, यहाँ पर से यहाँ पर आने तक, यहाँ से यहाँ तक आने पर कितना टाइम हो रहा है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। रेडी? पहले आई बात समझ में? रेडी? पहले क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है, आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगी, वहाँ उसमें ही एग्जांपल दिया गया है। पहले क्वेश्चन समझ में आया? क्या कहा है क्वेश्चन में? एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, उसमें इलेक्ट्रॉन रखा है। इलेक्ट्रॉन के फिगर ए में देखो तो इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सेकेंड फिगर में देखो तो प्रोटॉन रखा हुआ है, प्रोटॉन भी नीचे की डायरेक्शन में मूव करता दिख रहा है, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव साइन ऊपर है और पॉजिटिव साइन नीचे है, इसलिए इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, प्रोटॉन है और नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। रेडी? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1.5 मीटर का था, सेम डिस्टेंस है दोनों में, मैग्नीट्यूड भी सेम है, पर दोनों को यहाँ से यहाँ आने का टाइम कितना लगेगा? सेम लगेगा या डिफरेंस? तो यानी वह कॉन्ट्रास्ट, यानी कि दोनों कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग रहता है डिफरेंट, यानी दोनों का टाइम डिफरेंट रहेगा, तो वही आपको कैलकुलेट करना है। रेडी? तो सॉल्यूशन यहाँ लिख लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी ना, यानी सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी? सेम, वो हमें दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन कूलम इनवर्स। रेडी? 2 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो समझ लो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर कुछ फोर्स तो अप्लाई होगा ना, ये चार्ज पार्टिकल है तो इस पर कुछ फोर्स अप्लाई होगा। तो यानी हमारे पास फॉर्मूला है F = QE,
क्यू यानी ये इलेक्ट्रॉन है उसे हमने क्यू कह दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर महसूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। आई बात समझ में? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्यू पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स। तो एफ यानी क्यू इंटू ई हो गया, एफ यानी क्यू इंटू ई हो गया। आपको तो एफ की फॉर्मूला मालूम है, आपको तो फोर्स की फॉर्मूला मालूम है, 11th में हमने पढ़ा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी क्यू, क्यू यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह यहाँ पर क्या था? इलेक्ट्रॉन था। क्या था? इलेक्ट्रॉन। यानी क्यू की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? ई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ई है। रेडी? अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है, फर्स्ट केस ले रहा हूँ, फर्स्ट केस में ले रहा हूँ, तो यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास किसका रहेगा? इलेक्ट्रॉन का। एक्सेलरेशन किसका रहेगा? इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और ए ई। यहाँ हमें क्या चाहिए? हमें एक्सेलरेशन चाहिए, यानी कि उसकी किस डायरेक्शन, हमें तो उसका टाइमिंग चाहिए ना, टाइमिंग को पहले हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो एक्सेलरेशन को हम वेरिएबल बना लें, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई अपॉन एम ई। ये कैसे आया? ऑपोजिट साइड ऑलवेज गोज टू न्यूमरेटर, जो साथ में है उसे डिनोमिनेटर लिखना है। आ गई बात समझ में? ए ई को वेरिएबल बनाया, ई अपॉन एम ई। रेडी? ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। सेम कंडीशन किसके लिए बनता है यहाँ पर? प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए बनेगा ए पी ई ई ई, ये ई है वो प्रोटॉन के लिए, याद रखना, अपॉन एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन। ये रहेगा प्रोटॉन के लिए। रेडी? ये रहेगा प्रोटॉन के लिए। सेम कंडीशन ऐसे ही हम ढूंढेंगे प्रोटॉन के लिए। रेडी? यूजिंग इक्वेशन 1। चलो हम अब ढूंढेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, बाद में हम प्रोटॉन के लिए जो प्रोसेस करनी है वो करेंगे। यूजिंग इक्वेशन, हमने 11th में जो, हमें तो यहाँ पर क्या ढूंढना है? टाइम ढूंढना है, यहाँ ढूंढना है टाइम। इसलिए हम 11th में जब पढ़ रहे थे तब हमने 3 फॉर्मूला करवाई थी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर वाली भी करवाई थी, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2as वाली भी करवाई थी, और एक और एग्जाम्पल पे हमारे पास फॉर्मूला थी। पर यहाँ पर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस यानी हमारा जो सिचुएशन, हमारी जो कंडीशन है वो एस कहेंगे। यू यानी इनिशियल पोजीशन, टी यानी हमारा टाइमिंग, 1/2 एज इट इज, ए यानी एक्सेलरेशन, टी यानी टाइमिंग। तो देखो, टी टाइम टेकन ड्यूरिंग द फॉल ऑफ डिस्टेंस। यहाँ से समझ लो कि यहाँ से वो गिरा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ आने के लिए कुछ टाइम है, हाँ हमारे पास डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ आने के लिए हमारे पास डिस्टेंस दिया गया वो 1.5 मीटर। पर यहाँ से जब शुरुआत की होगी, यानी कि इनिशियल पोजीशन हमारी कौन सी हो जाएगी? 0 इनिशियल पोजीशन। यहाँ से सबसे पहले इसको यहाँ से छोड़ा होगा, जब से यहाँ से छोड़ा होगा तब उसकी पोजीशन कौन सी होगी? 0, यानी इनिशियल पोजीशन ऑलवेज भी 0। तो इनिशियल पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? u। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए s यानी s यानी लास्ट जो हमारी सिचुएशन कितनी दूर थी यहाँ पर? 1.5। कितनी दूर से? यहाँ से 1.5। तो s की जगह मैं सब्स्टिट्यूट क्या करूँगा? ये इसकी हाइट हो गई ना s, h यानी यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ उसकी हाइट हो गई, तो इसको हम h बोलेंगे। रेडी? तो s इज इक्वल टू एच लिख लिया। u यानी इनिशियल पोजीशन हमारी होगी। इनिशियल पोजीशन आपको मालूम है ऑलवेज क्या होता है? 0 मल्टीप्लाई टी। टी तो हमें ढूंढना था, इसलिए टी एज इट इज 1/2 एज इट इज। ए ई क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ए ई की तो हमारे पास फॉर्मूला हमने डिराइव करी ना, ई अपॉन एम ई। तो यहाँ पर ए ई की जगह मैं लिख लेता हूँ ई अपॉन एम ई, और टी ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए टी ई स्क्वायर लिखा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो एज इट इज रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म ही 0 हो जी। तो 1/2 एज इट इज, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसकी वैल्यू एज इट इज। रेडी? तो एच इज इक्वल टू क्या बचा? 1/2 ई अपॉन एम ई टी ई स्क्वायर। रेडी? आई बात समझ में? आई बात समझ में? टी ई स्क्वायर। चलो हम किसको वेरिएबल बनाना है? टी ई को वेरिएबल बनाओ। तो ये 2m है वो डिवाइड में है, तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो यानी 2hme हो गया ना, 2hme। वो ऑपोजिट साइड है इसलिए वो ऊपर रहेगा 2hme। टी ई स्क्वायर को मैंने वेरिएबल बनाया, तो जो साथ में है उसे डिनोमिनेटर रखना। रेडी? तो हमें टी ई स्क्वायर नहीं चाहिए, टाइम ओनली फॉर टी ई यानी कि टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन वही चाहिए। तो उसको स्क्वायर है तो स्क्वायर निकाल देना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? रूट। तो टी ई इज इक्वल टू हो गया √2hme अपॉन ई, 2 टी ई 2hme अपॉन ई। अब क्या करना हमें?
जो वैल्यू हमारे पास है उसे हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। पहले समझ में आ गई बात। इसी तरीके से प्रोटॉन का भी होता है, इसी तरीके से प्रोटॉन का भी होता है। रेडी, कंफर्म हो गई बात, आई गई बात समझ में। चलो अब हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वही सम आगे शुरू कर रहे हो। रेडी रेडी स्टूडेंट, अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। पीछे मैंने दिखाई थी T = √2h me ई ई यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, यानी कैपिटल T स्मॉल t यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, कैपिटल T यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमें दी गई हुई है। पुटिंग द वैल्यू E यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमें याद रहना चाहिए, अब हम छोटे बच्चे नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा 9.1 10⁻31 kg। इलेक्ट्रिक फील्ड यह हमें दी गई हुई है 2 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। H यानी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर हमें दिया गया हुआ था। हमें कितना दिया गया हुआ था? पीछे क्वेश्चन में देख लेते हैं, 1.5 सेंटीमीटर दिया गया हुआ था। हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें उसे सेंटीमीटर में दिया गया होता। क्वेश्चन में अच्छी तरीके से देख लेना, हमने उसे मीटर में कन्वर्ट किया, तो H यानी 1.5 10⁻² मीटर मिल गया। आपको तो मालूम है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने से 10⁻² मीटर लगाना पड़ता है। तो अब हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी, 2 एज इट इज, H की वैल्यू 1.5 10⁻², और Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 10⁻31 अपॉन ई यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻91, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E जो हमें दिया गया क्वेश्चन में 2 × 10⁻²। इसको सिंप्लीफाई आप अपनी तरीके से करोगे, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर प्रेजेंट है। तो यानी टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया 2.92 10⁻9 सेकेंड। क्या देख लो, रेडी हो गए हैं इलेक्ट्रॉन की अब हम देखेंगे प्रोटॉन। रेडी, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आने के लिए जो टाइम ले रहा है, क्या वही टाइम ये प्रोटॉन लेगा? यस और नो? पहले आप सोच सकते हो आप अच्छी तरीके से, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से आने के लिए जितना टाइम लेता है वही टाइम ये प्रोटॉन लेगा? यस और नो? वह पहले सोच सकते हो। आपको इसका आंसर अब हम जब नेक्स्ट करेंगे तब हमें मिलेगा, यहाँ पर डिफरेंट टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में कहीं बड़ा डिफरेंस है, इसलिए कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। यहाँ भी देखो तो, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन है वो डिफरेंट रहेगा। और आपको पहले से ही मालूम है, हमने 11th में पढ़ा था कि अगर कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का टाइम, वो मूव करने का टाइम किस पर डिपेंड रहता है? उसके मास पर रहता है। किस पर? मास पर रहता है। इसलिए मास डिफरेंट हो तो उसकी टाइमिंग भी डिफरेंट आएगी। यानी इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी दोनों की टाइमिंग में भी थोड़ा डिफरेंस आएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो आपको पहले ही मालूम है प्रोटॉन क्या मिला था, AP = E/mp। सेम कंडीशन है, सॉल्यूशन में आपको मैंने अभी समझाया था। यहाँ पर भी TE की जगह क्या हो जाएगा? TP, क्योंकि यही फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा TP = 2H MP मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन। ये कैसे आया वो मालूम चला? सेम एज इट इज, जहाँ हमने पहले कहा था इसी तरह का। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होता है? ओनली फॉर प्रोटॉन। रेडी, चलो फ्रॉम प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के लिए इन द फिगर नंबर 2 फ्रॉम प्रोटॉन सिमिलरली, तो यहाँ पर TP = √2H MP अपॉन E रहा। रेडी, आ गई बात समझ में? तो पुटिंग द वैल्यू H यानी 1.5 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो सेम डायरेक्शन 1.5 10⁻² मीटर। मास ऑफ प्रोटॉन वो आपकी तो अच्छी तरीके से मालूम है 1.67 10⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स रहेगी 1.6 10⁻19 कूलम। ई हमें दिया गया है, सभी वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको टाइम ऑफ प्रोटॉन मिलेगा 1.3 10⁻7 सेकेंड। देखो यहाँ प्रोटॉन का टाइम है वो इलेक्ट्रॉन के टाइम से क्या है, ज़्यादा है या कम है, वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। रेडी, दोनों में डिफरेंस है ना, टाइम ऑफ प्रोटॉन और टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में मूव करने के लिए डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी नोटिस दैट प्रोटॉन टेक्स अ ग्रेटर टाइम टू द फेल टू द सेम डिस्टेंस दैट इज कांस्टेंट विद द सिचुएशन। वी सो द वेरी वेल इन इक्वेशन नंबर 1 or 2 the proton is time taken to greater than the electron because of proton's mass is higher than to the electron. That reason proton takes a higher time to another electron. Ready?
थॉट द सेम डिस्टेंस दिस इज कॉन्स्टेंट विद द सिचुएशन। डिस्टेंस तो सेम ही कवर किया था दोनों ने, पर टाइम कौन ज़्यादा ले रहा है, टाइम कौन कम ले रहा है, वो हमें ढूंढना था। सिचुएशन फ्री फॉल ग्रेविटी, बिकॉज इन द फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी द टाइम फेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ बॉडी। और ये ग्रेविटी में फ्री सिचुएशन में है, यानी कि आपको मालूम है ग्रेविटी में होता तो ये मास पर डिपेंड करता, इसलिए यहाँ पर मास पर डिपेंड है। दोनों में सेम डिस्टेंस कवर है, ग्रेविटी भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम था, फिर भी दोनों में टाइम डिफरेंस आया। क्यों? क्योंकि दोनों में मास में चेंज था। आई बात अच्छी तरीके से समझ में, आ गई बात अच्छी तरीके से समझ में। अब हम देखेंगे दोनों का एक्सेलरेशन। रेडी? चलो यहाँ देख लेना, ये नोट के लिए अच्छी तरीके से। द इफेक्ट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी इग्नोर ऑन दिस एग्जाम्पल। हम यहाँ पर देखो दोनों के एक्सेलरेशन भी निगलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? ई अपॉन एम ई, यानी कि 1.6 10⁻90 से वैल्यू सब्सटीट्यूट करो सभी की, तो आपको मिलेगा 3.52 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और प्रोटॉन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो आपको मिलेगा 1.92 10⁻20 मीटर पर सेकेंड। वी कैन सी हियर ए एंड ए पी आर एनमरस लार्ज। जो ए के हिसाब से ये कैसा है, ए पी के हिसाब से ए की वैल्यू कैसी है? खूब ज़्यादा है। देखो एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा है, किसका? इलेक्ट्रॉन का, एज कम्पेयर टू बाई प्रोटॉन, कई गुना ज़्यादा एज कम्पेयर विद द वैल्यू ऑफ। तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या थी? जी की वैल्यू 9.8, यानी ग्रेविटी 9.8 है, तो ग्रेविटी से तो ये कई गुना ज़्यादा है। यानी यहाँ पर हमने ग्रेविटी को क्या किया? इग्नोर कर दिया। क्या किया हमने? इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास ऑफ एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन प्रोटॉन एज कम्पेयर टू ग्रेविटी कई गुना ज़्यादा है। और आपको मालूम है कि कई गुना ज़्यादा हो यानी हमें इससे कई गुना ज़्यादा है, यानी कि जी की वैल्यू तो 9.8 है हमारे अकॉर्डिंग टू, पर यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3.52 10⁻15 मिला, यानी और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन 1.92 10⁻12 मिला, यानी कि जी के हिसाब से वो तो कई गुना ज़्यादा है। यानी फिर यहाँ पर हमने ग्रेविटी क्या कर दी? इग्नोर की है। आई बात समझ में? आई बात समझ में अच्छी तरीके से ये सम कैलकुलेट कर लेना और अच्छी तरीके से लिखना। चलो गुड बाय एंड टेक केयर। हाँ चलो स्टूडेंट, अब हम शुरू करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.9 जो टेक्स्ट बुक में भी दिया गया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरीके से ध्यान दे लेना। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते क्या क्या हुआ। 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 of magnitude of 10⁸ कूलम एंड -10⁻⁸ कूलम। यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया हुआ है Q1 और Q2, दोनों का कुछ मैग्नीट्यूड है 10⁸ कूलम पॉजिटिव और -10⁻⁸ कूलम नेगेटिव। यानी ये Q1 है वो पॉजिटिव है और ये Q2 है वो नेगेटिव है। आप अच्छी तरीके से फिगर में देख सकते हो। रेडी? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। रिस्पेक्टिवली आर प्लेस एट 0.1 मीटर अपार्ट। वो दोनों रिस्पेक्टिवली 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हुए, यानी इसका दोनों का डिस्टेंस है 0.1 मीटर। रेडी? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए एंड बी एंड सी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी सो इन द फिगर। आपको फिगर में दिया गया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है ए बी और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लग रहा है। तो 1 बाय 1 हम ढूंढेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ए पर, सबसे पहले देख लेते हैं हम ए पर। तो अगर दोनों का हाफ डिस्टेंस करो, ये 0.1 है दोनों का, अगर ये इसका हाफ करो या हो जाएगा 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। आई बात समझ में? ये पूरा 0.1 मीटर था। अगर ए से Q1 तक का करो, इसे मैं O कह देता हूँ, चलो इसे मैं F कह देता हूँ, नाम रख दिया मैंने O और F। यानी इसका O से A तक का, यानी OA तक का डिस्टेंस है 0.05 मीटर और इसका डिस्टेंस हाफ रहेगा वो 0.05, यानी 0.05 प्लस 0.05 क्या हो गया? 0.1 मीटर हो गया। चलो सॉल्यूशन। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एट द पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढना है ए पर। इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, यहाँ पर फील्ड आता है। फोर्स फील्ड एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ए ड्यू टू Q1। किस पर? Q1 पर। जो यहाँ पर पॉइंट ए पर दो फोर्स लगाएंगे, कौन कौन? एक तो Q1 और दूसरा Q2। एक तो Q1 और दूसरा Q2। देख लेते हम लोग। यहाँ पर ए था, अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स यहाँ पर ए था, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई करेगा
तो ये भी पॉइंट चार्ज है, तो ये तो पॉजिटिव होगा, पॉइंट चार्ज है इसलिए। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी इसकी डायरेक्शन रिपल करेगा, ये क्या करेगा, रिपल, यानी इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब Q2 है वो किस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q पर। Q2 क्या है, नेगेटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव, यानी ये अट्रैक्ट करेगा, यानी ये अट्रैक्ट करेगा, यानी इसने रिपल किया, यानी इसकी इस डायरेक्शन में, तब ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यानी इसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q1 ऑन ए Q1 ड्यू टू Q1, यानी ए पर लगने वाला फोर्स किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फोर्स लगेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों डायरेक्शन कैसी होगी, सेम डायरेक्शन, कैसी होगी, सेम डायरेक्शन। रेडी, चलो तो अब हम करेंगे कैलकुलेट। इस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढना है, यानी कि इसकी डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगी ना। चलो इस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम पहले तो मैग्नीट्यूड ढूंढ लेते हैं, तो KQ1 अपॉन R², वो हमारे पास फॉर्मूला है। Q1 के पहले Q1 लगाएगा, बाद में Q, तो पहले Q1 का ढूंढ लेते हैं। उसका डिस्टेंस O है, यानी कि इसका डिस्टेंस था 0.05 मीटर, ये इन दोनों का डिस्टेंस था 0.05 मीटर, यानी K की वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई। ये Q1 का मैग्नीट्यूड तो कैसा था, सेम, ये Q1 का मैग्नीट्यूड सेम था, वो आपको मालूम है, वो आपको मालूम है। तो Q1 का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, 10⁻⁸ कूलम, 10⁻⁸ कूलम। तो इसलिए हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमें आंसर मिला इलेक्ट्रिक वन, क्या मिला यहाँ पर 3.6 10⁻⁴ न्यूटन कूलम। इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 0.05 होल स्क्वायर यहाँ क्या है, इसलिए तो वैल्यू मिलेगी 3.6 10⁻⁴ न्यूटन अपॉन कूलम। रेडी, सेम कंडीशन अब E2 है, यानी ये पर इस पर भी फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस पर भी फोर्स अप्लाई करेगा। अब E2 यानी इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू Q2 ऑन ए, E के Q2 अपॉन R², R2 नहीं है, R² है, तो ए से एफ तक का डिस्टेंस था ना, यानी AF लिखा है यहाँ पर कि Q2 अपॉन F²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो वैल्यू मिलेगी, और आपको आंसर मिलेगा 3.6 10⁻⁴ न्यूटन कूलम। चलो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ पर E1 और E2 दोनों कैसा है, सेम है, यानी कि E1 और E2 को दोनों को मैं E कह दूँ तो भी चलेगा। इसका यहाँ पर देखो, आपको इसका रेजिस्टेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा, इस डायरेक्शन में ही मिलेगा ना, तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसी डायरेक्शन में दोनों का फील्ड है, यानी कि हमारा थीटा, यानी कि हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए थीटा, यानी कि हमारा एंगल हो जाएगा 0। हमारा एंगल कैसा हो जाएगा, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो तो आपको मालूम है, वो तो हमें मालूम है, A = A² + B² + 2AB cos थीटा, वो हमारे पास फॉर्मूला है। ये वहाँ पर वैल्यू के सब्स्टिट्यूट करो, A² की जगह E1², B² की जगह E2² + 2 A1 A2, और A1 की जगह E1 और A2 की जगह B की जगह E2 cos थीटा यानी 0, cos 0 यानी क्या होता है, 1। cos 0 क्या होता है, यहाँ थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो cos 0 क्या होता है, 1। तो फॉर्मूला कौन सी रहेगी, E1² + E2² + 2E1 × A2। ये फॉर्मूला कौन सी है, ये फॉर्मूला है A + B होल ब्रैकेट स्क्वायर वाली, अच्छी तरीके से याद लो। थीटा की वैल्यू 1 0 सब्स्टिट्यूट करो तो cos 0 यानी 1 बनता है, cos 0 यानी 1 बनता है। अगर 1 बनने से अगर जो फॉर्मूला बनती वो ऐसी बनेगी, E1² + E2² + 2E1 × E2। ये फॉर्मूला है A + B होल ब्रैकेट स्क्वायर की। तो इसको इस कंडीशन में E1 + E2 होल स्क्वायर हो जाएगा, E1 + E2 होल स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में, E1 + E2 होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी EA = √E1 + E2 होल स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर रूट है और इस पर स्क्वायर है, दोनों को मैं कट कर दूं तो यह EA = E1 + E2, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 + E2। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 + E2, यानी E1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3.6 10⁻⁴ + 3.6 10⁻⁴, यानी कि हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वैल्यू क्या हो गई, 7.2 10⁻⁴। इसकी डायरेक्शन कौन सी है, आप देख सकते हो इसकी डायरेक्शन कौन सी है, राइट हैंड साइड टूवर्ड्स अलोंग द AF राइट साइड। रेडी, यानी इसकी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आई बात समझ में अच्छी तरीके से।
चलो ये कंडीशन ए हो गई हमारे। अब क्या ढूंढना है हमें? बी यानी यहाँ पर। अब हमें ढूंढना है बी यानी पर यहाँ पर, और बाद में ढूंढना है सी। रेडी? पर अब हम ढूंढते हैं बी पर। रेडी? चलो अब हमें ढूंढना है बी पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, बी पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब हम बी यहाँ पर हमें दिया गया हुआ था लास्ट क्वेश्चन में, बी यहाँ पर। चलो बी से लगने वाला इलेक्ट्रिक पॉइंट ढूंढते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 बाई बी। अब Q1 इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, बाद में Q2 इस पर। रेडी? ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करेंगे, पर दोनों की डायरेक्शन हमें ढूंढनी है। चलो यहाँ फिगर में समझाता हूँ। ये Q1 था, ये Q2 था। Q2 नेगेटिव था, Q1 पॉजिटिव था, इसलिए पहले तो Q1 है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एज कम्पेयर टू बाई Q2 की कंपैरिजन से ज़्यादा होगा, क्योंकि Q2 दूर है एज कम्पेयर टू बाई Q1। इसलिए Q1 है वो इस पॉइंट पर कितना फोर्स किस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करेगा? इस डायरेक्शन में। यानी ये भी पॉजिटिव यानी रिपल होगा। पर ये अब इसका खत्म हो गया और बाद में ये फोर्स अप्लाई करेगा, इसका क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। ये क्या होगा? अट्रैक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यानी इस तरह डायरेक्शन में जाएगा। रेडी? दोनों की डायरेक्शन कैसी है? एक दूसरे से ऑपोजिट, यानी दोनों की डायरेक्शन इस दूसरे के ऑपोजिट। पर इसका रिजल्टेंट फोर्स कहाँ मिलेगा? इसका रिजल्टेंट फोर्स कहाँ मिलेगा? तो इसका रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में। क्यों इस डायरेक्शन में मिलेगा? इसका रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में मिलेगा। क्यों? क्योंकि Q1 उससे नज़दीक है, यानी Q1 है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और ज़्यादा इस पर इफेक्ट करेगा, यानी Q1 के द्वारा इस पर जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर बाई Q2, क्योंकि Q2 का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए Q1 है उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, इसलिए इसकी फील्ड डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। आई बात समझ में? तो पहले इस पर लगने वाला Q1 के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढे, तो E1 इज KQ1 अपॉन R² फॉर्मूला एज इट इज। के है हमारा 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ 10⁻⁻8 0. यदि जोड़ो इन दोनों का डिस्टेंस कितना था हमने पीछे देख लिया। इन दोनों का डिस्टेंस था 0.05 मीटर। इन दोनों का डिस्टेंस था 0.05 मीटर, तो 0.05 होल स्क्वायर बन जाता है, यानी कि सब्सटीट्यूट करो वैल्यू तो आपको मिलेगी आंसर E1 इज इक्वल टू 3.6 10⁻⁴ न्यूटन इंटू कूलम। रेडी? चलो अब हमें ढूंढना है Q2 है वो B पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 ऑन B, B पर लगने वाला Q2 के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2 इज इक्वल Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू है। चलो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना था? 0.1 मीटर, 10 मीटर। यहाँ पर दोनों का 0.10 मीटर था और ये 5 इंक्रीज हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 0.15 मीटर। आई बात समझ में? पीछे अगर नहीं समझ में है तो ये फिगर अच्छी तरीके से देख लो। ये 0.05 था इन दोनों का 0.05, इन दोनों का 0.05, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है टोटल 0.15 मीटर। आई बात समझ में? वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, Q2 की वैल्यू 10⁻⁸, BF की जगह 0.15 होल स्क्वायर, यानी आपको मिली 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स। चलो ये पॉइंट है, उसे एक पॉइंट आगे ले लूँ तो 0.4 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। आ गई बात ये E2 की वैल्यू। पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ढूंढना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। क्यों इस डायरेक्शन में? वो आपको मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ये Q1 है उस पर Q2 की जगह Q2 के खिलाफ जो फोर्स है Q1 ज़्यादा है। रेडी? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट, तो यहाँ का एंगल कितना हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ दोनों का डिफरेंस है। अगर इसी डायरेक्शन में होता तो एंगल थीटा 0 बनता, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि इसका एंगल इस तरह से बनेगा, यानी एंगल बनेगा 180 थीटा, यानी 180 थीटा। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? 180। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के फॉर्मूला A² + B² + 2AB cos थीटा। अब मैं नहीं समझाऊंगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपको आता होगा। E1² E2² 2 E1 E2 cos थीटा, थीटा की जगह 180 सब्सटीट्यूट किया। रेडी? तो E1² E2² इज इक्वल टू E1 E2 भी इज एज इट इज 180 cos 180 यानी -1 बनता है। क्या होता है? cos 180 यानी -1, ये -1 इसको, अगर ये माइनस है इसको अप्लाई हो जाएगा तो E1² + E2², ये माइनस इसको, या -2 E1
E2। तो ये कौन कौन सी फॉर्मूला है, a माइनस बी ऑल ब्रैकेट स्क्वायर की, उसमें आगे a प्लस बी ऑल ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ a माइनस ऑल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट आ जाएगा E1 माइनस E2 ऑल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर रूट कैसे होता है, EB इज इक्वल टू E1 माइनस E2। यहाँ वैल्यू हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी थी, EB नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EB E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। तो EB के हिसाब से E1 है 3.6 10⁻⁴ और E2 है हमारे पास 0.4 10⁻⁴। 3.6 में से 0.4 चला जाएगा तो 3.2 10⁻⁴, 10⁻⁴ कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी मिलता है 3.2 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। ये मिल गया हमें बी पर। अब हमें लास्ट में ढूंढना है सी पर। ये हमने पूरा बी ढूंढ लिया है, अच्छी तरीके से देख सकते हो। रेडी, चलो।